हेलो माय डियर, तो आप लोगों को वेलकम करता हूं मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। डेली रात के 9 बजे यह 50 क्वेश्चन का मिक्स्ड एमसीक्यू आप सभी एएनएम 10,709 के जो बहाली है उसके लिए लगातार रात के 9 बजे आपको 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन डेली मिल रहा है। तो आप लोग आइए, पढ़िए और अपना जो है एक नौकरी एक सीट अपना रिजर्व कीजिए। नहीं पढ़िएगा तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जॉब आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूँ कि ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, यह तीसरा वीडियो है। तो अगर आप तक इससे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। एक हाई लेवल का एक बहुत अच्छा जो है आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस आइए और जो पढ़ाया पहले से आप पढ़े हैं वही क्वेश्चन मैं देकर चला जाता हूं, ऐसा नहीं है। डेली 50 क्वेश्चन नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे 50 में से मुश्किल से आप 10 से 15 का जवाब दे पाएंगे। बाकी 30 से 35 प्रश्न ऐसा ही होगा जो आपकी नए क्वेश्चन देखने को होगा। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। और साथ में मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको तो यह एएनएम 10,709 के लिए तो तैयारी करा ही रहे हैं। बाकी आप अगर अन्य स्टूडेंट भी है जीएनएम का या कोई अदर स्टाफ नर्सिंग का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप लोग पढ़िए, यह ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो भी बिहार के एएनएम कैंडिडेट है, जो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अपना एक सीट पक्का करने के लिए डेली आइए और पढ़िए और समझिए। फैक्ट के साथ में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से हेरिडेटरी अनुवांशिक डिजीज मतलब रोग का एग्जाम्पल कौन है। इनमें से एग्जाम्पल हेरिडेटरी डिजीज कौन है। ट्यूबरकुलोसिस रॉन्ग, ठीक है। हृदय विफलता रॉन्ग। हीमोफीलिया बिल्कुल सही। खसरा गलत। देखिए यह संक्रमण रोग है, यह भी संक्रामक रोग है, ठीक है। श्वसन का ये प्रभावित करता है, ठीक है। यह जो है आपके क्या प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो कि हीमोफीलिया है, जिसको अगर घाव वगैरह है या कटने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है, ब्लड नहीं रुकता है, तो उसमें हीमोफीलिया का प्रॉब्लम होता है। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है गर्भवती महिला में समान श्वसन दर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महिला गर्भवती होती है तो उसको जो नॉर्मल जो रिस्पायरेटरी रेट होता है उसका बढ़ जाता है। तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं 16 से 20 या 16 से 18 होता है, ठीक है। लेकिन जब महिला गर्भवती में होती है तो उसको यह बढ़कर जो है 18 से 24 के बीच में हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सी नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना कब हुई थी बताना है। क्या इतना में हुआ था या इतना में या इतना में या फिर इसमें हुआ था। तो आपको पता है 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO का स्थापना जो है हुआ था। कमेंट करके बताइए WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है। माय डियर, WAD ये शॉर्ट होता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर हाल में 1 से 2 आएगा। तो आप लोग, मैं आपको थैलेसीमिया डे बता चुका हूँ, नो टबैको डे बता चुका हूँ, और आज जो है मैं आपको अर्थराइटिस डे बता रहा हूँ। तो यह 12 अक्टूबर, 21 मार्च, 1 मई, 14 नवंबर। तो राइट आंसर 12 अक्टूबर होता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे का, ओके। 5 नंबर है, कहता है रूरल हेल्थ स्कीम की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो माय डियर, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का जो स्टार्ट हुआ वह 1977 में भी हुआ। तो इन ऑप्शन में 1977 आपका राइट आंसर है। 1977 का जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है 1977 इसमें से राइट होगा, ठीक है। 6ठा नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से ह्यूमन बॉडी, देखिए एनाटॉमिक आ गया। तो आपको जो 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है ना, लगभग आपको जो 6 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है ना एएनएम में, वह टोटल के टोटल जो है आपको उसमें से प्रश्न मिक्स प्रश्न है। इसीलिए हम इसका नाम जो है मिक्स्ड प्रश्न दिए हैं, क्योंकि इसमें मिक्स प्रश्न है और आपके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि सभी टॉपिक से क्वेश्चन है, समझ गए। आगे देखिए, ह्यूमन बॉडी में कौन सा वर्टेब्रा 7 के संख्या में होती है। तो आपको पता होना चाहिए C1 से लेकर C7 तक होता है, जिसे सर्वाइकल कहते हैं। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा इसमें से कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ओके, याद रखिएगा। 7वां है, कहता है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व किस प्रकार का नर्व है। तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में नर्व होता है, जो हमारे नर्व तंत्रिका जो है विभिन्न अलग अलग नर्व अलग अलग कामों के लिए उत्तरदायी होता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है वह सेंसरी नर्व होता है, ठीक है। कौन सा, संवेदी नर्व होता है, ओके।
8वां है आज का, क्षारीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए पीएच मान से रिलेटेड है, यह पोषण में चला जाएगा। तो पीएच जो मान होता है, तो अगर अम्लीय कहेगा, एसिड कहेगा, तो एसिड जो होता है वह 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से कम होता है, एसिड का मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है एसिड का मान, जबकि बेस जो होता है, बेस्ड जो होता है, क्षारीय जो होता है वह 7 से ज़्यादा होता है और 7 न्यूट्रल होता है। तो हमसे क्षारीय पूछ रहा है तो 7 से ज़्यादा होगा, अम्लीय पूछता तो 7 से कम होता, उदासीन पूछता तो 7 होता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन समझ गए। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न है, ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग बाइल मतलब पित्त के संग्रह स्टोर का कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पित्त को कौन संग्रह करके रखता है, मतलब कलेक्ट करके स्टोर करके कौन रखता है। तो माय डियर, पित्त को स्टोर करने का काम जो है हमारा पित्ताशय करता है, जबकि पित्त को बनाने का काम कौन करता है, सीक्रेट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, समझ गए। तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है और सीक्रेट कहाँ से होता है, पित्त, तो लीवर से होता है, लीवर से प्रोडक्ट करता है। ठीक है, 10वां नंबर है, कहता है फीटल हार्ट रेट FHR कितना होता है। तो जो फीटल का जो हृदय का जो दर होता है वह ज़्यादा होता है सबसे, तो वह 120 से 60 प्रति मिनट होगा। तो यह सबसे ज़्यादा है, इसमें यही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नॉर्मल यूरिन का पीएच मान कितना होता है। माय डियर, इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए यूरिन का पीएच मान कितना होता है। देखिए, तो इसमें से यूरिन का जो पीएच मान होता है लगभग उदासीन के निकट होता है, यानी 6.8 जो है आपके राइट आंसर होगा। ठीक है, ए वाला। आगे है 12 लाइपेज। अब आपको मैं बता दिया था कि लाइपेज हो, ठीक है, लाइपेज हो, एमाइलेज हो, ठीक है, पेप्सिन हो, क्या चीज़ को पाचन करता है। तो लाइपेज आपका किस चीज़ का करता है, लाइपेज फैट का करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। जबकि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करता है। जबकि रह गई बात हमारा पेप्सिन का या ट्रेप्सिन का, तो वह प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है। तो ये सब एक क्वेश्चन से बहुत सारे जो क्वेश्चन होगा मैं करूँगा। निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी बोन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए शरीर में सबसे छोटी बोन जो होता है वह स्टेपिज कान का, जबकि सबसे बड़ा फीमर जांग का। ठीक है, और क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। समझ गए, जो आपके दोनों साइड कंधा के जो है आगे होता है, तो क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं या कॉलर बोन भी कहते हैं। फीमर सबसे बड़ा है, स्टेपिज सबसे छोटा है। ओके, ठीक है, और फ्रंटल हमारे जो है दिमाग के सामने वाला होता है। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला कुफर सेल कोशिका, कुफर सेल किस बॉडी के ऑर्गेन में पाई जाती है। तो माय डियर, कुफर सेल हमारा हार्ट में, लीवर में, किडनी में, छोटी आंत में, किस में होता है। तो मैं बता देता हूँ, कुफर सेल जो है आपके लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में कुफर सेल होता है, याद रखिएगा। 15 है, कहता है मानव रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं। तो माय डियर, आरबीसी के जो और दूसरा नाम होता है उसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। ठीक है, और प्लेटलेट तो प्लेटलेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन है। ओके, 16 है, घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण की विधि कौन कौन सी है। ठीक है, मतलब होम लेवल पर, घरेलू स्तर पर पानी के शुद्ध करने का कौन कौन से तरीका है। उबालना, यह भी सही है। फिल्टर करना, यह भी सही है। महीन कपड़े द्वारा छानना, यह भी सही है। यानी सब सही है। यह घर के स्तर पर हम लोग वाटर प्यूरिफाई ऐसे कर सकते हैं सभी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, कहता है कि 1000 लीटर पानी के अगर शुद्धिकरण करना हो तो लगभग कितने ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी। मानिए 1000 का कोई टंकी है, उसमें 1000 लीटर पानी है और उसे हमें शुद्ध करना है, तो कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी। तो माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए कितना होगी, 0.5 ग्राम, 25 ग्राम, 15 किलो। ठीक है, 3.7 जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए 3.75 यानी 4.25 किलो। तो इसमें से राइट आंसर हमारा 25 ग्राम होगा। ठीक है, 25 ग्राम से हम 1000 लीटर पानी को प्यूरिफाइड कर लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है,
18 नंबर है, कहता है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पीएचसी जो होता है कितने की जनसंख्या पे स्थित होता है। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए पीएचसी जो होता है वह आपको पता होना चाहिए 20,000 के जनसंख्या कहाँ, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या पर एक प्राइमरी सेंटर, जबकि मैदानी क्षेत्र के 30,000 के जनसंख्या पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के समूह जिसमें फीलिंग ऑफ बी पाई जाती है क्या कहलाता है। देखिए ये आपके सोशियोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है ना, समाजशास्त्र का। तो एक ऐसा निश्चित भूभाग जहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनके समूहों में फीलिंग ऑफ बी मतलब हम सब की भावना पाई जाती है, तो वो जो है आपके किस में होता है, कम्युनिटी, फैमिली, नेशन, वर्ल्ड। तो यह कम्युनिटी में होता है, समुदाय में रहने पर फीलिंग ऑफ बी की भावना होती है। 20 नंबर का है, ग्रामीण समुदाय रूरल कम्युनिटी में किस प्रकार का परिवार जो है प्रणाली पाई जाती है, मतलब जो गांव के इलाका है, गांव के समुदाय में किस प्रकार के जो है परिवार का प्रणाली है, क्या न्यूक्लियर है, ज्वाइंट है, या न्यूक्लियर और ज्वाइंट दोनों है, इनमें से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखते होइएगा गांव में प्रेम ज़्यादा होता है, और जहां प्रेम ज़्यादा होता है वहां पे जो फैमिली होता है वह ज्वाइंट में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है ना, संयुक्त फैमिली में ही गाँव में देखते होइएगा, इसीलिए बड़ा बड़ा जो है परिवार होता है, एक परिवार में 20-30 आदमी जो है रहता है, ठीक है, या 10 आदमी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर शहर में होता है, क्यों, क्योंकि सब लोग अपना अपना अलग अलग काम करता है, अपना अपना अलग रहता है, ठीक है। क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद उत्पन्न होने वाले इम्यूनिटी क्या कहलाता है। माय डियर जो है क्लिनिकल इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन के लक्षण के बाद अगर उत्पन्न होने वाला इम्यूनिटी क्या कहलाता है, तो उसे नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक इम्यूनिटी कहते हैं। 22 नंबर का है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान किस दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट को जो है रेड कलर के बिन में, डस्टबिन में डाला जाता है। माय डियर आप लोग हो जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़े होंगे एएनएम में, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग डिब्बा होता है। पीला डिब्बा के काम होता है कि विभिन्न प्रकार के शरीर से निकले ऊतकों को, अंगों को डाला जाता है, ठीक है, जैसे प्लेसेंटा वगैरह, ठीक है ना, अम्बिलिकल कोड वगैरह को। लेकिन रेड कलर में जितने भी प्लास्टिक से बने हुए जो चीज़ होते हैं हम उसको जो है इसी रेड कलर में डालते हैं, और यह हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर याद करना। तो रेड वाला में जितने भी आईवी सेट हो गए प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, और भी प्लास्टिक का मटेरियल जो वेस्ट हो जाता है उसको रेड कलर में हम लोग रखते हैं। तो ये याद हो गया। सेवलॉन क्या है। माय डियर सेवलॉन एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है जो क्या होता है आपका बना होता है, उससे घाव साफ कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो यह एक केमिकल डिसइंफेक्ट होता है जो रासायनिक विसंक्रमक है, ठीक है, जो साफ़ सुथरा करने के लिए घावों को इस्तेमाल किया जाता है। 24 है, डिजीज की किस अवस्था में टर्शियरी जो है प्रिवेंशन आवश्यकता होती है। तो टर्शियरी जो आवश्यकता होती है प्रिवेंशन की वह डिजीज के करियर स्टेज, प्रोड्रोमल फेज, टर्मिनल फेज, इन्फेक्टिव फेज। तो हमारा टर्मिनल फेज में जो है टर्शियरी फेज का आवश्यकता पड़ता है, ओके, याद रखिएगा। 25 नंबर हम लोग आधे पर आ चुके हैं। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में एक नियोनेट का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपगार जो स्कोर होता है उसमें अधिकतम 10 मार्क्स 10 योग ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो अधिकतम हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अपगार चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, आप लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए सब चीज़ से आपको क्वेश्चन आएगा, चाइल्ड हेल्थ हो, कम्युनिटी हो, फंडामेंटल कोई भी हो, सब आएगा। RBSK का पूरा नाम क्या है। RBS का पूरा नाम क्या है। रूरल बैक्टीरियल साइनोसाइटिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय बौन स्वास्थ्य कार्यक्रम, रूरल बाल शिक्षा कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यही राइट आंसर होगा। RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका राइट आंसर, ठीक है। 27 है, बच्चों को IPV किस मार्ग से दिया जाता है। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन इसका नाम होता है IPV का। और IPV बच्चों में जो है IM, ID, SC ओरली, तो यह जो है ID मार्ग से दिया जाता है, इंट्राडर्मल मार्ग से, ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर है, IPV का पूरा नाम क्या है। ऊपर अभी बता दिए कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन इसका जो है पूरा नाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद है पटैट, देख लीजिए यहाँ पे
देख लीजिए क्या कहा है कि पेटेट सर्जरी के बाद जो है न्यू बॉर्न को कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है। तो माय डियर, पेटेट सर्जरी के बाद जो न्यू जन्मा जो बच्चा है उसको जो है सुपाइन, फाउलर, प्रोन और टेंडर बर्ग, तो जो बच्चा होता है पेटेट सर्जरी के बाद उसे प्रोन पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है। 30 है, कहता है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के दौरान, मेनिंजाइटिस क्या है, तो जो हमारा ब्रेन के जो झिल्ली है मेनिंजिस, उसी में इन्फ्लामेशन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो यह पायोजेनिक मेनिंजाइटिस अगर बालक को होता है तो उसमें सीरम प्रोटीन लेवल क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होने के बाद बालक में प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। 31 नंबर का है, बहुत शानदार है, टर्नर सिंड्रोम में डायरोमोसोम, ठीक है ना, ठीक है ना, डायरोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 1 घट जाती है, जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में बढ़ता है, टर्नर सिंड्रोम में घटता है, तो 1 कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से बच्चों में होने वाला कोलेरा किस फेज में होता है। तो माय डियर, कोलेरा, क्लोस्ट्रीडियम कोलेरी गलत, कैंडिडा कोलेरी गलत, पोलियो वायरस गलत, विब्रियो कोलेरा के कारण जो है हमारा कोलेरा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखना चाहिए, यानी हैजा। ठीक है। 33 नंबर है, ओवुलेशन मासिक चक्र के किस फेज में होता है। प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल मासिक से जो है चक्र, और इंडोमेट्रिक फेज, किस फेज में। तो जो अंडोत्सर्ग जो होता है, ओवुलेशन की जो क्रिया होती है, जहाँ पे अंडा जो है क्या होता है, ओवुलेशन होता है, वह मासिक चक्र के प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। क्या चीज़ में, प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 34, रिदम मेथड तथा क्वाइटस इंटरप्ट्स का संबंध है। माय डियर, आपको पता होना चाहिए, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं परिवार नियोजन के फैमिली प्लानिंग का विधि को, तो उसमें एक आता है रिदम मेथड और एक आता है क्वाइटस इंटरप्ट्स। यह दोनों हमारा नेचुरल विधि है। ठीक है, क्या है, नेचुरल विधि है, और यह अस्थाई विधि है, अस्थाई विधि नहीं है, अस्थाई का यह नेचुरल विधि है दोनों। ठीक है। तो यह एक प्रकार का कंट्रासेप्शन है। ठीक है, गर्भ निरोधक है। ठीक है। 35 है, कहता है वृषण का उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं उतरना क्या कहलाता है। समझिएगा प्रश्न को। ठीक है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि टेस्टिज है। ठीक है, टेस्टिज है, और टेस्टिज अगर स्क्रोटम में, वृषण कोश में अगर नहीं आता है तो जो है उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो यह बच्चा जो जन्म लेता है ना, तो मान गए उसका जो वृषण जो उसका जो टेस्टिज है, और वह जो है उदर गुहा में रहता है। ठीक है, उदर गुहा में रहता है, एब्डोमिनल में रहता है, और वह जन्म के बाद अगर एब्डोमिनल से बाहर नहीं आ पाता है, स्क्रोटम में नहीं उतर पाता है, और स्क्रोटम बिल्कुल जो चमड़ा के थैली रहता है ना, जो जैसे देखिए यह हमारा क्या है, यह हमारा जो है यही स्क्रोटम है। ठीक है, यह हमारा पेनिस है। ठीक है, यही स्क्रोटम होता है। तो मानिए इस स्क्रोटम में यहाँ पे हमारा टेस्टिस आया। ठीक है, टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस होता है। अब ये जो टेस्टिस होता है, यह टेस्टी जन्म के समय जो है एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ए वाला टेस्टी। ठीक है, तो अगर जन्म के बाद यह टेस्टीज अगर इस स्क्रोटम में, इस वृषण कोश में नहीं उतर पाता है, तो इसे नहीं उतरने को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं, ऑर्काइटिस, एजोस्पर्मिया और हाइपोएस्पेडियासिस। तो क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं जो नहीं उतर पाता है वृषण कोश में। तो ठीक है। 36 है, कहता है एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर, मतलब 4 मंथ का प्रेगनेंसी है, वहाँ पे टिटनस टॉक्साइड टीटी का पहला टीका लगा था। ओके, अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, सीधा 4थे महीने के बाद। तो आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे बताइए। जो एक 4थे माह पर ली है टीटी का टीका, वह अब 8वें माह में आई है, मतलब अब से 1 महीना के बाद उसको लगभग जो है जन्म होना है बच्चे को। तो अब जो है टीटी के बारे में आप क्या निर्णय लेंगे बताइए। टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, टीटी का 0.5 ml की जगह 1.0 ml का टीका लगाएंगे। आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक टीके के लिए और बुलाएंगे, और यह गलत है। ठीक है, यह तो पहले ही होता है, समझ गए।
तो टीटी का दूसरा टीका लगाया जाएगा। ध्यान दीजिए, टीटी का एक टीका पड़ चुका है तो दूसरा टीका भी लगाया जा सकता है। ठीक है। 37 है, कहता है माला एन में एक पैकेट में आयरन की टैबलेट कितनी होती है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो सेट आया था तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि माला एन में कुल 28 गोलियाँ होती है, इसमें से आयरन का पूछ दिया है तो इसमें से आयरन के 7 गोलियाँ होती है। ठीक है, तो देख लीजिए माला एन में 28 गोली होता है। ठीक है, आयरन का पूछा है तो आयरन इसमें से 7 होगा। ओके, चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, यदि एक कपल 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहता है तो उसे निम्न में से कौन सा मेथड यूज करने की सलाह दी जा सकती है। मतलब एक बच्चा हो गया है, अब दूसरा बच्चा जब भी होगा तो उसके बीच में कपल जो है अंतर रखना चाहता है, डिफरेंस करना चाहता है कुछ वर्षों का, तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है उपयोग के लिए हम सलाह देंगे। कंडोम या कॉपर टी, कंडोम या वैस्केटोमी या ट्यूबेक्टोमी, यह गलत है, यह भी वैस्कोटोमी गलत है, क्योंकि जहाँ ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी आ जाएगा यह तो परमानेंट का बात करेगा ना, तो यह गलत हो जाएगा। और वैस्कोटोमी और कॉपर टी यह भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर वाला ही कंडोम और कॉपर टी दोनों टेम्प्रोरी है, यही सही है। ठीक है। 39 है, निम्न में से डेवलपिंग फीटस के लिए स्थिर तापमान रखने में योगदान देने वाला फ्लूइड क्या है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भ्रूण विकास होते रहता है यूट्रस में तो उसको आवश्यक तापमान जो देता है वह तरल, वह फ्लूइड क्या कहलाता है, तो जो कि यूट्रस के अंदर ही होता है, बच्चा के चारों साइड से घेरा होता है, जिससे बच्चा को आवश्यक तापमान मिलता है, बच्चा जो है उससे नमी भी मिलता है बच्चे को, तो उसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो यूट्रस के अंदर बच्चे के भ्रूण के चारों साइड से होता है। ठीक है। 40 नंबर का है, प्रेगनेंसी के दौरान वैजिना की एसिडिटी बढ़ने का कारण क्या है। गर्भ अवस्था के दौरान जो वैजिना होता है उसके अम्लीयता बढ़ता है, इसका क्या कारण है। ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी के कारण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलास की संख्या बढ़ जाता है। वैजिनल वॉल्स रेट के चारों तरफ वेनस ब्लड सप्लाई का बढ़ जाना। ओके, आगे है बल्कि यूट्रस द्वारा इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर उत्पन्न करना, बल्कि तथा ऑक्सीग्रेटेड इन्वर्टेड यूट्रस के ब्लेडर पर प्रेशर करना। यहाँ पे सीधा समझिए, ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी के कारण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलास की संख्या बढ़ जाता है, जिसके कारण जो यूट्रस होता है वह यूट्रस क्या होता है कि अम्लीयता जो है बढ़ जाता है। समझ गए। सॉरी, यूट्रस नहीं है यहाँ पे, आपके वैजिना है। वैजिना के जो एसिडिटी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने का जो रीज़न होता है वह रीज़न ये होता है कि जो फीमेल का ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाता है, और एक्टिविटी बढ़ने के कारण जो लैक्टोबैसिलस जो होता है वह एसिडोफिलास की संख्या बढ़ जाता है, जिसके कारण अम्लीयता जो है ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। आगे है, गर्भवती महिला को कौन से संक्रमण के लिए जांचने चाहिए। तो ये गर्भवती महिला को कौन से संक्रमण जांच करवाने चाहिए ताकि वह और उसका बच्चा सुरक्षित रह सके, उसके बच्चे को भी संक्रमण ना हो। HIV हेपेटाइटिस ए सिफिलिस, HIV हेपेटाइटिस बी सिफिलिस, HIV हेपेटाइटिस सी सिफिलिस, HIV हेपेटाइटिस ई सिफिलिस। कौन सा, HIV का, हेपेटाइटिस बी का और सिफिलिस का। यह टेस्ट जो है करवाना चाहिए, जिससे जो है क्या हो कि पता चले कि महिला में कौन सा संक्रमण है और फिर बच्चे को भी बचाया जा सके। आगे है फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, क्या है फीटल हार्ट साउंड से आप क्या समझते हैं। फीटल हार्ट साउंड से आप क्या समझते हैं, तो नाम ही बता दिए, फीटल हार्ट साउंड मतलब भ्रूण का हृदय आवाज़। ठीक है, तो देख लीजिए यहीं पर बता दिए, बी आंसर ही होगा, गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन, यही हो जाएगा FSH। ठीक है। मोनीलियासिस आप लोग को पता है, पढ़े होंगे तो, मोनीलियासिस का कारण होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, केंद्रित अब्लिकेंस, ठीक है, ट्राइकोमोनास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर जो यहाँ पे केंद्रित नहीं कैंडिडा होगा। ठीक है, क्या होगा, कैंडिडा अल्बिकेंस होता है, कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडा अल्बिकेंस होता है जो मोनीलियासिस जो है होने का, मोनीलियासिस होने का जो कारण है वह कैंडिडा अल्बिकेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी। और मोनीलियासिस को दूसरा नाम हम लोग ओरल थरस भी कहते हैं, मुखपाक। ओके। 44 है माय डियर, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है। बहुत VVI यह प्रश्न है, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है। तो माय डियर
जो पार्टोग्राफ होता है उस पार्टोग्राफ में जो अलर्ट लाइन होता है और जो एक्शन लाइन होता है उसमें 4 घंटे का अंतराल होता है। कितने घंटे का? 4 घंटे का। याद रखिएगा, पार्टोग्राफ क्या है? यह प्रसर्व के दौरान जो है आकलन किया जाता है इससे, समझ गए। 45 है प्रेसिपिटेट प्रसव। देख लीजिए, प्रेसिपिटेट प्रसव से आप क्या तात्पर्य है? माय डियर, प्रेसिपिटेट, ठीक है, वह स्थिति जिसमें गर्भ अवस्था 42 सप्ताह की अवधि के पश्चात भी जारी रहती है, जब लेबर प्रोसेस सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाता है, ठीक है। एक फीमेल का 45 ईयर की एज के बाद प्रेग्नेंट होना, ओके। और डी, लेबर प्रोसेस गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। तो बी है, जब लेबर प्रोसेस समान अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाती है। चूँकि हम लोग जानते हैं समान लेबर जो है 15 से 30 मिनट तक चलता है, ठीक है, लेकिन इससे भी कम समय अगर घटित हो जाता है प्रसव की प्रक्रिया तो यही जो है हमारा प्रेसिपिटेट प्रसव कहलाता है, लेबर कहलाता है, ठीक है, जो समान से कम समय में ख़त्म हो जाता है। समान प्रसव में औसतन कितना ब्लीडिंग होता है, कितना खून निकलता है? मतलब जब एक स्त्री अपने बच्चे के जन्म दे रही हो, वह भी नॉर्मल तरीके से बिना कोई दिक्कत के, तो जो है उससे कितना औसतन खून बह जाता है शरीर से? तो लगभग 500 ml, आधा लीटर ब्लड जो है शरीर से निकल जाता है बच्चे को जन्म देने में, ठीक है। 47 नंबर है आरोपण इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है? मतलब निषेचन के कितने दिन बाद जो है आरोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो आपके यूट्रस में जो है भ्रूण स्थापित होता है, कितने दिन बाद? फर्टिलाइजेशन के 6ठे से 7वें दिन, 21वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चक्र के 14वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चक्र के 25वें दिन। तो आपको पता होना चाहिए कि निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के 6ठे से 7वें दिन इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। 48 नंबर का है निम्न में से गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाला चिन्ह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा चिन्ह जो है गर्भावस्था का नहीं है। ओसिएंडर चिन्ह है, ठीक है, जैकमुयर चिन्ह यह भी है, रोनाल्डो चिन्ह कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए ए जो है आपके ए जो है आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन, रोनाल्डो कोई चिन्ह नहीं होता है गर्भावस्था का, जैकमियर और ओसिएंडर होता ही है, तो ये दोनों तो होगा ही सी। 49 है बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स के अनुसार, ठीक है ना, प्लेसेंटा यानी नाल को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कलर याद है तो पता हो जाएगा कि पीला जो बैग होता है इसी में तो हम लोग प्लेसेंटा हो या नाल हो या कोई भी ऊतक शरीर के अंग हो, इसको पीला वाले थैली में ही डालते हैं, ठीक है। ये हो गया। लाल वाले थैली में क्या डालते हैं? जितने भी IV सेट प्लास्टिक के बने होते हैं इसमें डलता है, तो यही सब जो है आपके हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 नंबर है, कहता है RMNCH+A कार्यक्रम में फोकस किया जाता है। अब मैं आपको बताया हूँ कि RMNCH+A कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया बता दिए। अब ये बताइए कि RMNCH+A कार्यक्रम फोकस किस चीज़ पर करता है, किस चीज़ पर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, मैटरनल हेल्थ पर, ठीक है, एडोलेसेंट हेल्थ पर, एल ऑफ द अबव। तो जो RM देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट, तो स्पष्ट रूप से देख लीजिए RMNCH+A जो कार्यक्रम है ये फोकस किया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी, मतलब प्रजनन स्वास्थ्य पर भी, मैटरनल हेल्थ पर मतलब मातृत्व स्वास्थ्य पर भी, एडोलेसेंट हेल्थ पर भी, यानी सब पर जो है फोकस किया जाता है। ये ऑप्शन में जो तीनों दिया गया है ये तीनों पर जो है फोकस किया जाता है RMNCH+A प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपका आज का 50 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। कितना अच्छा यह प्रश्न आपको लगा है ज़रूर बताइए, और साथ में मैं यह बता देता हूँ कि जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, आपका यूपी में भी अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में ANM का बिहार में भी एग्ज़ाम होने वाला है 10,709 पोस्ट पर, तो उसके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।